हमारा इतिहास भुला दिया गया। इतना बड़ा षड्यंत्र एक ऐसे समाज के लिए जो सिर्फ प्यार बांटता है, तो हमारे बारे में पढ़ाया नहीं। ये पिछली सरकारों की वजह से। राजन सिंह को अगर बचपन में ही कह दिया जाता कि ये ट्रांसजेंडर है तो कोई स्कूल एडमिशन ही नहीं ले। मेरी माँ बोली इसका नाम राजन रखो, ये बड़ा होके राजा बनेगा। इसको एक माँ का विश्वास कहा जा सकता है। आजादी के बाद देश का प्रथम ऐसा व्यक्ति जो ट्रांसजेंडर के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ रहा है। नेता से तो छोड़ दीजिए, नेता लोगों को वो तो अनपढ़ गमान है। वैसे आईपीएस अधिकारियों की आप बात कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर समाज के प्रति उनका उदासीनता है क्या अभी भी? आईपीएस बड़ा है कि हम लोग बड़े। जब मेरा परिवार मुझसे छूट गया, उस घूंट को पी लिया, तो ये कुर्सी क्या चीज? लोकसभा या विधानसभा में एक भी आरक्षित सीट जो है, रिजर्व सीट जो है, वो नहीं ट्रांसजेंडर समाज। हमारे लोग सदन में पहुंचेंगे तो हम हिसाब किताब तो करेंगे। कभी तालियों की गूंज तो दिल से दुआएं, लेकिन अपनी पहचान और आत्मसम्मान के लिए जाएं तो कहां जाएं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं समाज के उस तबके की जिसके बारे में बातें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन उन्हें सम्मान कभी नहीं मिलता। या यूं कहें कि सम्मान की बात जब आती है तो उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता है। हमने अमूमन सड़कों पे उन्हें देखा है, हमने उन्हें घरों में दुआएं देने के लिए आते हुए देखा है, लेकिन कभी उन्हें पहचाना या सम्मान या बराबरी का हक नहीं दिया। आज उसी समाज के उसी तबके की हम बात करेंगे, और वो कोई और नहीं बल्कि थर्ड जेंडर यानी कि ट्रांसजेंडर है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग सक्सेना और आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज बात ट्रांसजेंडर समाज की, उनके बारे में हम बात करेंगे, और हमारे साथ बात करने के लिए जो खास मेहमान यहां पर जुड़ रहे हैं वो हैं बिहार ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के सम्मानित सदस्य और बिहार सरकार में दर्जा प्राप्त सम्मानित मंत्री डॉक्टर राजन सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजन जी, बात हम जब कर रहे हैं एक ऐसे समाज के उस तबके की जिसको निगलेक्ट किया गया है, या यूं कहें कि हमने उन्हें देखा है लेकिन उन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं, उन्हें हमने हमेशा हेय दृष्टि से देखा है। जब वो आते हैं या उनसे मुलाकात होती तो अजीब सा एक भय या यूं कहें कि नफरत लोगों के मन में होती है। आखिर ऐसा क्यों? मैं बात कर रहा हूं ट्रांसजेंडर समाज की। आजादी के 75 वर्षों बाद शायद जिस समय हम अभी इस समय जो बात कर रहे हैं, हमारे देश में एक भी ट्रांसजेंडर्स का स्कूल नहीं है, एक भी ट्रांसजेंडर अस्पताल नहीं है, एक भी ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी नहीं है। लाखों लाख पुरुषों और महिलाओं के स्कूल है, लाखों लाख पुरुषों महिलाओं के लिए अलग अलग जनाना अस्पताल है, पुरुष अस्पताल है, हमारे लोगों के लिए नहीं। शायद भगवान राम ने जिस समय हमारे लोगों को आशीष वचन दिया था कि आप लोग किसी के लिए दुआ करेंगे तो वो ईश्वर को छुएगी, उनको सबसे बड़ा आशीर्वाद उन तक लगेगा, वो हमारा इतिहास भुला दिया गया और हमारे लोगों को ढकेल दिया गया सेक्स वर्क में। हमारे लोगों को ढकेल दिया गया भीख मांगने के लिए, हमारे लोगों को ढकेल दिया गया कहीं पर जाकर गलत कामों में। जिस समय मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, शायद अभी हमारे समाज का कोई एक भी आईएएस आईपीएस नहीं है। बिल्कुल, एक भी आईएएस आईपीएस नहीं है। तो जिसका वजूद ही खत्म कर दिया गया, और ये वजूद खत्म करने वाले जो लोग थे, कितना बड़ा षड्यंत्र एक ऐसे समाज के लिए जो सिर्फ प्यार बांटता है। अगर आप राजन सिंह को राजन किन्नर कहें, राजन ट्रांसजेंडर कहें, राजन आदमी कहें, राजन औरत कहें, तो क्या परिवर्तन हो जाएगा? जैसे सब लोग हैं वैसे ही हम लोग हैं, और हमारे लोग तो जो हैं वो तो और प्यार बांटने वाले हैं। आपके यहाँ आपकी शादी हुई होगी तो मुझे लगता है कि बुआ, दादी, नानी के आशीर्वाद से भी ज्यादा अगर किसी के आशीर्वाद का इंतजार होगा तो वो है किन्नर समाज की, जो आएगा और आशीर्वाद देगा। आपके घर में कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो उसमें सबसे बड़ा आशीर्वाद कहते हैं कि वो हमारे लोग जब जाते हैं वो आशीर्वाद देते हैं, उन लोगों का आशीर्वाद लगता है। पर वो आशीर्वाद देने के बाद जब निकलते हैं
तो उन्हें पराया कर दिया जाता है। कहाँ रहते हैं हमारे लोग, ये भी बहुत बड़ा वो है, क्योंकि लोग अपने घर पे किराए पे भी उनको नहीं रखते। बिल्कुल, फिर भी हम रहते हैं। हमारे मकान है, रेलवे स्टेशन की पटरियां, सरकारी बस अड्डों के पीछे जहां शौचालय बने हैं उसके पीछे झोपड़ियां, जहां पर एक गंदे जानवर को भी नहीं रखा जा सकता, उससे भी ज्यादा कतरे गंदे घर, यही हमारे मकान, आज तक की स्थिति। अच्छा, आप जब बात कर रहे हैं राजन जी, तो मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाह रहा हूँ। आपने जिक्र किया कि जब घर में हमारे यहाँ जो कोई फंक्शन होता है या बहुत ही अच्छे ओकेजन्स होते हैं, तो आशीर्वाद के लिए जिस तरह से किन्नर समाज के लोग पहुंचते हैं, और अमूमन मैंने भी देखा है कि बहुत सारे लोग जब सड़क पे किसी किन्नर समाज के ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं तो उनसे सिक्का लेते हुए आशीर्वाद भी मांगते हैं। तो जब ये सम्मान जब हम अपने विस्वार्थ के लिए उनसे मांगते हैं और ये मानते हैं कि उनकी दुआ हमारे काम आएगी, फिर आखिरकार हम उनसे इतना अटैच क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उन्हें थर्ड जेंडर के रूप में जब हम मान्यता मिल चुकी है, और मैं तो कहता हूँ मान्यता की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो आपने कहा ना वजूद की बात, हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म पुराणों में उनका जिक्र है, किन्नरों का नाम सम्मिलित किया गया। और खुद अर्धनारीश्वर की अगर बात कर ले तो आखिर ऐसा क्यों? सर दरअसल क्या है कि अगर हम किसी समाज के विषय में, जैसे जंगल में एक नया जानवर आ जाता है तो लोग उसे भयभीत होने लगते हैं, लेकिन वो है तो जंगल का प्राणी, प्रकृति पर एक प्राणी ही है। हमारे लोगों को जब शिक्षा से बेदखल कर दिया गया तो हमारे बारे में पढ़ाया नहीं था। हिंदू धर्म में सबसे बड़े भगवान है जो, वो महादेव हो, और महादेव का जो सबसे सुंदर रूप है वो अर्धनारीश्वर का रूप है। बिल्कुल, और आज उस अर्धनारीश्वर के रूप का साक्षात अगर दर्शन करना हो तो वो आप ट्रांसजेंडर किन्नर समुदाय में कर सकते हैं, वो उन्हीं का रूप है। जब महादेव को लोग पूछते हैं तो उनके रूप से नफरत ये लोग, आम लोग नहीं कर रहे, ये एक सोची समझी साजिश के तहत चलता आ रहा है। हमारे बारे में शिक्षा नहीं दी गई, हमारे बारे में पढ़ाया नहीं गया, हमारे साथ भेदभाव ये पिछली सरकारों की वजह से हुआ। ये पिछली सरकारों की वजह से था, या फिर अगर बात की जाए जिस तरह से हम लोग कहते हैं अंग्रेजों के टाइम से ये चीज चलती चली आ रही, क्या इसको उस तरह से देखेंगे या फिर पिछली सरकारों की निगाह? दरअसल सर जो अंग्रेज थे, अंग्रेज लोग जो, वो लोगों के यहाँ तो महादेव और अर्धनारीश्वर का वो नहीं था, तो उन्होंने इसको नहीं समझा। बाद में ये एक बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं, बाद में वो जिसको सत्ता भी सौंप कर गए वो भी अंग्रेजों की ही प्रवृत्ति को मानने वाले लोग थे। तो जिनको सत्ता मिली, आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, शायद अगर ये बात मैं कहीं बाहर अगर कहूं तो हो सकता है मुझे जेल भेज दे सरकार, लेकिन दुख की बात यह है कि भारत के संविधान में 323 अनुच्छेद है। उस 323 अनुच्छेद में एक में भी ट्रांसजेंडर वेलफेयर की बात नहीं लिखी। जब संविधान के मूल रूप से हम लोगों को बेदखल कर दिया गया, क्या संविधान में अगर ट्रांसजेंडर की बात लिखी होती, क्या 1947 में हम नहीं थे? हम तो थे, हम तो रामायण में थे, हम तो महाभारत में शिखंडी के रूप में थे। तो जब हम रामायण महाभारत में शिखंडी के रूप में थे तो हम क्या देश में जब संविधान लिखा जा रहा था तब नहीं थे? और जब हम थे तो महिलाओं के अधिकारों को विस्तृत रूप से चर्चा में लाया गया, पुरुष सामान्य रूप से चर्चा में आया, तो तृतीय लिंग कहां चला गया? अच्छा, एक चीज जो आपकी बातों से निकल कर आ रही, कहीं ना कहीं ये चीज है कि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने एक साजिशन ये किया, अंग्रेजों ने तो किया साजिशन, ये तो हम सब ने इतिहास में पढ़ा है कि सबसे ज्यादा धनाढ्य अगर माना जाता है रिचेस्ट, उस वक्त जब अंग्रेज आने वाले थे तो एक सर्वे हुआ था तो उसमें यह पता चला कि सबसे रिचेस्ट जो लोग हैं इंडिया में वो कहीं ना कहीं किन्नर समाज के लोग हैं।
तो उनको तोड़ने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए ये एक पॉलिसी लाई गई थी जो अब तक चली। लेकिन आखिरकार ये चीजें करने में, क्योंकि अब देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया 2019 में, तो 14 में, उसके बाद जिस तरीके से चीजें बदली हैं, क्या लगता है कि क्या सच में वो चीजें बदली हैं या अभी भी समाज परिवर्तन हुआ ना सर। परिवर्तन ये हुआ कि 1999 में जब राजन सिंह का जन्म होता है तो राजन सिंह मेल हो जाता है। फिर 2014 के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है तो राजन सिंह थर्ड जेंडर हो जाता है। और जब राजन सिंह देश के अंदर में पहली बार एक ट्रांसजेंडर के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़ता है 2024 में, तो राजन सिंह ट्रांसजेंडर हो जाता है। और उसके बाद हो सकता है कि जब राजन सिंह की मृत्यु होगी तो राजन सिंह का फिर जेंडर बदल दिया जाएगा। ये जो जेंडर बदलने की बात आपने करी, एक चीज यहां पे निकल कर आती, पहचान। एक होता आइडेंटिटी, हमारी पहचान। ये पहचान को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश सर, किस पुरुष से आज तक उसकी पहचान पूछी गई है? मैं पूछना चाहता हूं, जो हमसे हमारी पहचान पूछते हैं, क्या पुरुष को ये सर्टिफाइड करने की जरूरत पड़ती है कि वो पुरुष है? इतने पुरुषों के पास इस देश में सर्टिफिकेट है कि वो पुरुष है। किस महिला के पास ये सर्टिफिकेट है कि वो महिला है? भारत सरकार ने हमारे गले में तो एक बड़ा बड़ा तामपत्र अटका दिया कि हम ट्रांसजेंडर हैं, हम थर्ड जेंडर हैं। और अगर हम थर्ड जेंडर हैं और ट्रांसजेंडर हैं तो हमारे स्कूल का है, हमारे अस्पताल का है, हमारी शिक्षा का है, हमारे लोग भीख मांगने पर क्यों मजबूर है? 2017 में सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरिट से गया हुआ राजन सिंह को इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि वो ट्रांसजेंडर है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को जब आप चेक करेंगे, आप अपने फोन में अभी डाल के देखिए राजन सिंह आर्यभट्ट कॉलेज, तो उसमें स्पष्ट बड़ा बड़ा लिखा है, उन्होंने बड़ा अपना आइडेंटिटी को प्रकाशित किया है कि राजन सिंह को हमने इसलिए कॉलेज से निकाल दिया क्योंकि वो थर्ड जेंडर है। उनके यूनिवर्सिटी कैंपस में आने से स्कूल कॉलेज का माहौल बिगड़ता है। तो राजन सिंह क्या करे? भीख मांगे? फिर कहा जाता है कि नहीं, अब हमारे लोगों में भी अलग चीज हो गई। उसमें बोल दिया गया कि नहीं, राजन सिंह को यह अधिकार किसने दे दिया जी कुर्ता पैजामा पहनने का? राजन सिंह को तो कुर्ता पैजामा पहनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। राजन सिंह जैसे जो लाखों बच्चे हैं, जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं, जो आज स्कूलों में अपनी अलग आइडेंटिटी के साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर वो उनको बचपन में ही बता दिया जाए कि ये ट्रांसजेंडर है तो उनको स्कूलों में भर्ती नहीं मिलेगा। राजन सिंह की जो शिक्षा हुई वो मेल के रूप में हुई। राजन सिंह को अगर बचपन में ही कह दिया जाता कि ये ट्रांसजेंडर है तो कोई स्कूल एडमिशन ही नहीं लेता। अच्छा, ये बचपन वाली बात आपने करी कि स्कूल कोई भी एडमिशन नहीं देता है, जितने भी ट्रांसजेंडर बच्चे हैं, आज भी वही बदस्तूर चल रहा है। तो आपका जो जीवन रहा, जैसे आपने कहा ना कि आइडेंटिटी बदलती रही, पहले मेल से, फिर आप थर्ड जेंडर, फिर उसके बाद ट्रांसजेंडर, तो जब आपका जन्म हुआ तो थोड़ा सा उस बारे में बताएंगे कि मतलब कहता नहीं कि मैं एक्सेप्ट करने वाली बात जो परिवारों में होती है इस तरह के बच्चों को। मैं अपनी 3 बहनों पर अकेला एक भाई हूं। मेरे घर के हालात इतने खराब थे जिसको समझना बहुत मुश्किल है। मैं बस इतना ही बता सकता हूं कि मेरा जन्म होने से पहले मेरी मां ने आग लगा लिया, और क्योंकि उनको ये लगता था कि 3 बेटी तो पहले ही है, ये चौथा भी बेटी ही होगा, क्योंकि लोगों को लगता था। तो उन्होंने कहा कि खाने को नहीं है, हम शादी कहां से करेंगे बेटियों की, ये भी बेटी हो जाएगी। उससे अच्छा वो शायद मुझे लगता है कि जब आग लगा रही होंगी तो उन्होंने अपने वो एकदम हारे हुए स्थिति में लगाया हो, क्योंकि मेरे पापा घर छोड़कर चले गए थे। जब उन्होंने आग लगाया, उनको सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। मेरी मदर प्रेग्नेंट थी, मैं उनके पेट में था। वहां पर मैं हूं।
एक आशा की किरण दिखी हमें। आशा की किरण इसमें नहीं दिखी कि क्या है, लड़का है लड़की है। आशा की किरण ये दिखी कि एक लड़का हो गया। हम्म, जब छठियार था तो मेरी बुआ ने पूछा कि इसका क्या नाम रखोगी। तो मेरी माँ, जिसको खाने को भरपेट खाना नहीं था, जिसके सर पे टूटी छत नहीं था, करकट का मकान था, पानी बारिश होता था तो छूता था रहता था, घरों में नाले का इतना इतना पानी लग जाता था, उससे जब मेरी बुआ ने कहा कि अब तो तुम्हारे घर में बेटा हो गया है, अब इसका क्या नाम रखो, तो मेरी माँ बोली इसका नाम राजन रखो, ये बड़ा होके राजा बनेगा। मतलब इसको एक माँ का विश्वास कहा जा सकता है। हाँ, हर पेट अनाज नहीं है जिसके पेट में, और वो अपने बेटे का नाम राजा रख रही है, इससे बड़ा विश्वास क्या हो सकता है। नहीं तो ये विश्वास कहीं ना कहीं कायम तो हुआ। आप 2024 में आपने चुनाव लड़ने की तैयारी की, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप दिल्ली से उस एरिया से उतरे, आप उस विधानसभा क्षेत्र से उतरे जहां पर आम आदमी पार्टी की आतिशी जी जो है वो उतरी थी। तो वो तो एक अनुभव, पहला अनुभव कैसा रहा? मैं जब देश के अंदर आजादी के बाद देश का प्रथम ऐसा व्यक्ति जो ट्रांसजेंडर के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, अमेरिका का वॉशिंगटन ब्लेड तक मेरे बारे में फ्रंट पेज पर छापा, पर मुझे बताते हुए दुख है कि मेरे नामांकन में कोई मेरे साथ नहीं था। राजन सिंह का जब नामांकन हुआ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बाहर आए थे मुझको लेने, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था। सबको लग रहा था कि कितनी बड़ी बात है कि एक ट्रांसजेंडर ने ऐसी सोच तो रखी कि पहली बार नामांकन हुआ। साउथ दिल्ली के डीएम मुझे गेट पे लेने आए, क्योंकि चुनाव प्रचार में प्रस्तावक के रूप में 5 लोग चाहिए होते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने पूछा कि आपके घर से कौन है। राजन सिंह का सिर्फ नामांकन होता तो मुझे लगता है कि काफी लोग आते, और ट्रांसजेंडर राजन सिंह के साथ लोग खड़े होने में शर्माते हैं, घबराते हैं, उन्हें घृणा होती है। वो तो छोड़िए, जब मैं चुनाव लड़ रहा था, अभी बिहार सरकार में पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली मुझे। आजादी के बाद ऐतिहासिक काम किया नीतीश सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। क्योंकि मैं दिल्ली में जो चुनाव लड़ा उसके बाद, क्योंकि मैं चुनाव भले ही देश में पहली बार, लेकिन मैं चुनाव हार गया था, तो मैं शौचालय लेकर सर पर और डीएम आवास के सामने बैठ जाता था और प्रदर्शन करता रहता था कि हमारे लिए ट्रांसजेंडर शौचालय बनाओ। मुझे नहीं पता कि कैसे वो नरेंद्र मोदी जी जो जादूगर हैं, उनकी कैसे मुझ पे नजर पड़ी कि बिहारी लड़का दिल्ली में आकर इतना वो सर पे शौचालय लेकर घूम रहा है, और मुझको बिहार बुलाया गया, और बिहार में पहली बार ट्रांसजेंडर बोर्ड का गठन हुआ, मुझको माननीय सदस्य की जिम्मेदारी दी गई, एक इतना बड़ा राज्य मंत्री का स्तर दिया गया। लेकिन जब मैं शपथ लेने के लिए गया तो मेरे साथ कोई नहीं था। एक राजन सिंह जो राज्य मंत्री भी बन जाए, फिर भी उसका कोई नहीं। क्यों? क्योंकि राजन सिंह ट्रांसजेंडर। अच्छा, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का पद आपको मिला, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली अपने समाज के लोगों के लिए। राजन सिंह से मंत्री राजन सिंह बनने के बाद क्या लोगों के स्वभाव में या लोगों के जो आपके प्रति नजरिया है उसमें कुछ बदलाव आपने देखा? कुछ ऐसा महसूस हुआ कि बदलाव हुआ या फिर वैसा ही रहा? अब मैं जब जिला पे जाता हूं तो सब पुलिस सिक्योरिटी मिलता है मुझको। मेरे समाज का कोई नहीं है, वो पुलिस में मेरा कोई नहीं है। वहां पर नियम है, महिला का सुरक्षा महिला करती है, पुरुष का पुरुष।
मेरे साथ किसी को भी लगा दिया जाता है। अफसर लोग मिलने में शर्माते हैं, अफसर जल्दी नहीं मिलता मुझसे। अब सोचिए, एक भारत सरकार का गृह मंत्रालय है, वो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस बनाया है कि राष्ट्रपति किस पद पे रहेंगे, प्रधानमंत्री किस पद पे रहेंगे, मुख्यमंत्री किस पद पे रहेंगे, राज्यपाल किस पद पे रहेंगे, किसी कार्यक्रम में वो का एसपीडीएम किस पद पे रहेंगे, उस जिले का विधायक एमपी किस पे रहेगा। मुझे सरकारी कार्यक्रम में दर्जा प्राप्त में राज्य मंत्री के स्तर पर एक संवैधानिक निकाय बोर्ड का जो खुद आदेश करती है उसका माननीय सदस्य होने के बावजूद मुझे सरकारी कार्यक्रम में सबसे पीछे बिठाया जाता है। क्योंकि अगर मैं किसी मंत्री जी के साथ बैठ जाऊंगा तो लोगों को लगेगा ये तो ट्रांसजेंडर के साथ बैठे, तो इसीलिए मुझको पीछे बिठाया जाता है। और वही महिला आयोग जो मेरे बराबर की सदस्य का दर्ज है वो फर्स्ट रो में बैठ। लेकिन अभी आपने कहा ना कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है या नरेंद्र मोदी जी की आपने प्रशंसा की, तो जब वो इस तरीके से ट्रांसजेंडर समाज के लिए सोच सकते हैं, आपके लिए सोच सकते हैं, तो ये सोच नीचे नीचे जो ये मंत्री हैं, बाकी जो आपके सहयोगी मंत्री, इनके अंदर क्यों नहीं वो भावना पैदा होती? वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि उन लोगों को लगता है कि इनका कोई वोट बैंक नहीं है। पर भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो तो हमसे शुरू हुई है, उसमें तो कहीं ये नहीं कहा गया, वहां तो 140 करोड़ व्यक्ति को भी वही अधिकार है जो एक व्यक्ति को है। लेकिन वो सब क्या करते हैं, उन लोगों को लगता है कि इनके साथ बैठने से हमारा नाम खराब होगा। अच्छा सर, आप देखिए, क्या मैं आपको सुंदर नहीं लगता? मैं कहां से ऐसा लगता है कि मैं किसी के साथ, किसी सामान्य पदधारक के साथ बैठ जाऊंगा तो उसका नाम खराब होगा? बिल्कुल नहीं। पूरे देश के अंदर में मैं 1,00,000 बार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि मुझ जैसे एक 25 साल के एक ट्रांसजेंडर युवा को भारत में कहां से उन्होंने चुना और एक बिहार सरकार में इतना बड़ा पद दे दिया। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण पूरे भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के इतिहास में नहीं। चलिए, ये तो आपने ये एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपने एक पॉजिटिव साइड जरूर बताई है, लेकिन जब हम बात करें अगर थोड़ा सा राजन जी की 2019 में एक एक्ट पास हुआ था, आपको याद होगा, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ट्रांसजेंडर्स के लिए, तो उसमें शिक्षा, रोजगार और राजनीति सारी चीजों में भागीदारी की बात की गई थी ट्रांसजेंडर समाज की। क्या आपको लगता है कि वो हो पाया है अभी तक 2019 से, क्योंकि 2025 से, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो लोकसभा या विधानसभा में एक भी आरक्षित सीट जो है, रिजर्व सीट जो है, वो नहीं है ट्रांसजेंडर समाज के लिए। सर, दरअसल क्या है कि बहुत कुछ करना है। ये एक युद्ध की शुरुआत हुई 2019 में जब ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ, तो युद्ध की शुरुआत हुई पहचान के लिए। आज ट्रांसजेंडर समुदाय शौचालय मांग रहा है, वो इसी वजह से मांग रहा है क्योंकि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास हो गया। पिछली सरकारों ने जो इतना बड़ा गैप कर दिया था, आज वो कहीं ना कहीं अब उस पर काम होने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ेगा। ये जरूर अब वो संविधान के पृष्ठों में आ गया है, अब सरकार को करना पड़ेगा। और सरकार ये ना सोचे कि हमारा वोट बैंक नहीं, हमारे लोगों ने चलना शुरू कर दिया है, और ये जब चलना शुरू कर दिए हैं तो हो सकता है कि हमारा थोड़ा समय लगे, लेकिन हम सदन में जाएंगे, और जब हमारे लोग सदन में पहुंचेंगे तो हम हिसाब किताब तो करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज जो आपने कही कि अब हम प्रवेश करेंगे या हम शुरुआत जब करेंगे, चलना शुरू किया आंदोलन, जब आंदोलन की बात होती है तो मैंने देखा है बहुत नजदीक से कि प्राइड परेड कानपुर में भी होती है, हमारे प्रयागराज में भी होती है, इस समुदाय के लोग वहां पहुंचते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर मैं बात करूं संख्या में, होते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इतने परेड में इतने कम लोग क्यों दिखते हैं? क्या वो संकोच
वो अभी भी समाज के, आपके जो ट्रांसजेंडर समाज समुदाय के लोग हैं, उनके अंदर अभी भी वो है क्या? अगर घर में भी एक छोटा सा कार्यक्रम होता है तो उसमें चाचा चाची, मौसा मौसी, दादा दादी, फूफा सब सम्मिलित हो जाते हैं। हमारे लोगों का कोई है ही नहीं। अगर वो भी होते तो एक एक आदमी प्राइड यात्रा, गर्व की यात्रा, तो गर्व अगर हो है हमें तो गर्व में तो सब शामिल होते हैं, और वो गर्व समझते ही नहीं है, वो तो शर्म समझते हैं ना। वो तो सोचते हैं कि हमारे घर में ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा हो गया, ये तो शर्म की बात है, वो गर्व की बात ही नहीं समझते। और जबकि एक घर में एक लड़की पैदा होती है तो लोगों को खुशी होती है, एक लड़का पैदा होता है तो खुशी होती है। अब सोचिए भगवान की कितनी अच्छी लीला है कि एक घर में एक व्यक्ति के अंदर ही दोनों का प्रेम मिल रहा है, तो ये तो डबल खुशी का माहौल होना चाहिए। लेकिन लोगों के अंदर एक सोच जो ये विकसित हुई, ये अशिक्षा से पैदा हुई। और सबसे बड़ी चीज है सर कि जब हमारे लोगों को इसके बारे में, जैसे आप लोग हैं, आप लोगों ने शिक्षा ग्रहण की, हमारे बारे में खोजा, हमारे लोगों की आवाज उठाई, उनके बारे में रिसर्च किया, तो एक परिवर्तन की शुरुआत हुई। जिस दिन ये साहित्य में आएगा, बड़े अखबारों में आएगा, आपके चैनल्स जैसे चैनलों के माध्यम से आएगा, तो परिवर्तन की शुरुआत होगी। ये जो लोग देखते हैं, ये लोग शुरुआत करते हैं इसकी सोच बदलने की। और इतिहास में ये जो पॉडकास्ट है, चाहे एक छोटा सा लेख, मैं मानता हूं कि अगर किसी अखबार के अंदर में एक दो शब्द भी ट्रांसजेंडर सम्मान के विषय में लिखा है तो वो बहुत बड़ी बात है। आने वाले दिनों में ये इतिहास का जब लिखा जाएगा ट्रांसजेंडर का, तो मील का पत्थर साबित होगा। जिसकी कोई पहचान नहीं थी, उसको पहचान आम लोगों ने थी। अच्छा, एक चीज में फिर आपने यहाँ पे जिक्र किया किताब लिखने वालों का, साथ में आपने जिक्र किया मीडिया का। आपको नहीं लगता कि मीडिया जब ट्रांसजेंडर समाज के बारे में लिखता है, या जैसे आपका प्राइड परेड हुआ, मैंने भी अखबारों में देखा, तो मुझे एक अजीब सा एक सवाल उठा कि क्या मीडिया में ट्रांसजेंडर नेताओं की कवरेज जब उन्हें दी जाती है तो उन्हें गंभीरता से दिखाया जाता है, या फिर उन्हें विचित्रता के रूप में दिखाया जाता है? कानपुर प्राइड परेड में मैं शामिल हुआ। अदोज जी हैं यहाँ पर कानपुर में, और 3 साल से परेड आयोजित करते हैं। तो कल मैं अपने लोगों के साथ हल्का सा, भाई क्योंकि मेरे लोग असली नाचने गाने वाले हैं, बिल्कुल उनके अंदर प्रतिभा है, नाचना गाना कोई बुरी बात तो नहीं है, उनकी प्रतिभा है। तो मैं अपने कुछ लोगों के साथ मैंने नाच लिया। आज अमर उजाला से लेकर दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, प्रभात खबर, सब में हेडलाइन बना दिया गया कि बिहार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने सड़क पे लगाए ठुमके। अरे मेरे लोग नाचते गाते हैं जी, और मैं उनके साथ नाचूंगा गाऊंगा। अब मतलब हमसे ऐसा भी ना कीजिए कि हमसे हमारा देखिए, बिहार में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो खेसारी लाल जी है, उनका क्या योगदान है? वो नाचने वाले हैं। मेरा सवाल यही था कि जब नेताओं के मंच पे ठुमके लग सकता है, नेताओं के मंच पे भोजपुरी गीत बज सकते हैं, तो क्या ट्रांसजेंडर समाज का कार्यक्रम है और ट्रांसजेंडर समाज से जुड़ा हुआ अगर कोई मंत्री है, क्या वो अपने लोगों के साथ एंजॉय भी नहीं कर सकता है, या ठुमके नहीं लगा सकता? मैं बोल रहा हूं ना, उनको वो एक अलग है, लेकिन मैं तो यही कह रहा हूं कि ये हमारे लोगों की संस्कृति, संस्कार, परंपरा है। मेरे लोगों के साथ मुझे ठुमके लगाने से कोई नहीं रोक सकता, मेरे लोगों के साथ मुझे शिक्षा के लिए बात करने से कोई नहीं रोक सकता, मेरे लोगों के लिए मुझे आंदोलन करने से कोई नहीं रोक सकता। और जिस दिन मुझको ये लगेगा कि हमें रोका जा रहा है, तो मेरे लिए ये पद वद कोई मायने नहीं रखता है। मैंने तो सबसे बड़ा घुट, जब मेरा परिवार मुझसे छूट गया, उस घुट को पी लिया, तो ये कुर्सी क्या चीज है? लेकिन ये सबके अंदर बात नहीं होती। कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो अपने समाज के लिए, क्योंकि समाज के नाम पे बहुत सारे नेता जो हैं वो अपनी पार्टी बनाते हैं, और समाज अपनी जाति के नाम पे लोग पार्टी बना के सत्ता तक पहुंच भी जाते हैं, महागठबंधन और गठबंधन करके।
लेकिन जैसे ही सत्ता में पहुंचते हैं, कुर्सी मिलती है, उसके बाद अपने लोगों को भूल जाते हैं। लेकिन जो बात आपने कही, ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए नहीं लगता कि एक सबक होना चाहिए कि ट्रांसजेंडर समाज के लिए कुछ सोच रहा है एक व्यक्ति और पद की बात नहीं कर रहा, या फिर उसको भी लोग देखेंगे उस नजरिए से कि कहीं ना कहीं अरे भाई राजन जी पब्लिसिटी तो नहीं कर रहे हैं कहीं। अगर ये पब्लिसिटी लगता है, पब्लिसिटी जो भी हो, लोगों का सोचने का तो क्या ही बोल सकता हूं मैं, लेकिन मेरे लोगों के साथ हूं मैं। उनकी जो जिसमें उनको खुशी मिलेगी मैं उनकी आवाज उठाऊंगा। मुझे डर नहीं लगता है। मैं जब कानपुर आया तो यहाँ पर मैं यहाँ के कमिश्नर साहब से मिला। उनका नाम आदरणीय रघुवर थी। सर से मिला, मैं गया मिलने, 3:30 बजे का गया हुआ, 5:30 बजे मुझसे मुलाकात। एक आईपीएस अफसर जो सिर्फ कमिश्नर है, मैं गलत उद्देश्य से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप सोचिए, क्या मेरी जगह पर कोई और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री होता तो वो 2 घंटा वेट करता। आईपीएस बड़ा है कि हम लोग बड़े। और राजन सिंह का अगर आप सम्मान नहीं कर रहे हैं तो राजन सिंह के उन लाखों लोगों का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से राजन सिंह पहली बार प्रतिनिधि बना। हमारे आईएएस आईपीएस नहीं है तभी ना। और ऐसा नहीं है कि हमारे आईएएस आईपीएस पैदा नहीं होंगे। आने वाले दिनों में देखिएगा, इस देश के अंदर में हम लोग जो बीज बो के जा रहे हैं, हो सकता है ये कानपुर में कल बीज जो बोया हमने, कल जो सड़कों पर हम नाचे, कल जो हमने गर्व का अनुभव किया, इसी बीज से आने वाले 2-4 साल में ट्रांसजेंडर आईएएस भी निकलेगा और ट्रांसजेंडर आईपीएस भी निकलेगा, और तब ट्रांसजेंडर लोगों को असली अधिकार मिलेगा। अच्छा, आप ये कहना तो नहीं चाह रहे कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन है, क्योंकि आप मोदी जी की बात छोड़ दीजिए, आप मुख्यमंत्री योगी जी की बात छोड़ दीजिए, या बिहार से आप आते हैं तो नीतीश जी की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जब नीचे आते हैं स्थानीय प्रशासन और जो अधिकारी हैं, जो आईएएस या आईपीएस अधिकारियों की आप बात कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर समाज के प्रति उनका उदासीनता है क्या अभी भी? आप सोचिए कि अगर नहीं होता तो हमारे लोगों को अधिकार, भाई नेता से तो छोड़ दीजिए, नेता लोगों को वो तो अनपढ़ गंवार है। वैसे ही नेता तो अनपढ़ गंवार है, नेता से हम क्या आशा रखेंगे। लेकिन आईएएस आईपीएस लोग ये तो संविधान का मोटा मोटा पुस्तक पढ़ के आए हैं। ये तो इक्वालिटी भी जानते हैं, ट्रांसजेंडर भी जानते हैं, तृतीय लिंग भी जानते हैं, किन्नर भी जानते हैं, आदमी औरत भी जानते हैं। तो जब ये सब जानते हैं तो अपने अपने जिलों में क्या किया आज तक ट्रांसजेंडर के लिए? क्या पुलिस जो होता है, आईपीएस अफसर तो जिले का प्रमुख होता है, उसको नहीं पता है कि क्षेत्र में जो आज भी रेलवे स्टेशन पे सबसे ज्यादा सेक्सुअल वर्क अगर करवाया जा रहा है, गिरोह अगर चल रहा है, तो वो किसका चल रहा है? वो ट्रांसजेंडर लोगों से जबरदस्ती करवाया जाता है। ये सब मिला हुआ है जी। वो तो अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं होते, गरीब माँ का बेटा, तो ये लोग तो हमारा अधिकार छीन के खाया आज तक। अगर हमें भी आजादी के बाद अधिकार मिला होता तो हो सकता है कानपुर के कमिश्नर साहब पुरुष होते, लेकिन एडिशनल कमिश्नर जरूर ट्रांसजेंडर होता। कानपुर में अगर एसडीएम पुरुष होता, एडीएम महिला होती, तो हो सकता है हमारा कानपुर का कमिश्नर ट्रांसजेंडर होते। आजादी के बाद सबसे ज्यादा हक किसका खाया गया? ट्रांसजेंडर समुदाय का। वरना उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य में, मेरे बिहार जैसे इतने बड़े राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय भी आईएएस आईपीएस होता, और जब वो आईपीएस होता तो हमारे को उनके सामने फिर 2-2 घंटा इंतजार नहीं करना पड़ता। हमारा कल प्राइड यात्रा निकला, गर्व की यात्रा निकली, कानपुर की सड़कों पर 3-3 किलोमीटर जाम लग गया, एक अफसर नहीं आया, एक अफसर देखने नहीं आया कि इन लोगों की खुशियों में शामिल हो जाए। और फिर हमसे कहते हैं, हमारे लोगों से कहते हैं कि हमारे घर में बच्चा हुआ है तो आप आइए और इनको दुआ दीजिए। हमसे दुआ लीजिएगा और हमारा सम्मानो नहीं कीजिएगा, ये तो ठीक नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि राजन जी इसमें थोड़ा सा जो आपने बात कही कि
घर जाके दुआ लेना और सम्मान करना, आपको नहीं लगता कि कभी कभी कुछ लोगों की वजह से पूरा एक समुदाय बदनाम होता है? कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दुआ देने के नाम पे, जब मैंने भी आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, कई लोग ऐसे भी हैं जो पहुंचते हैं उसके बाद जिस तरीके की चीजें वहां होती हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी वजह से शायद ये जो विविधता या ये जो हे दृष्टि से देखने की भावना है, ये उन लोगों की वजह से पैदा तो नहीं हो रही? सर, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है, जो व्यक्ति अपनी सोच से अपने आप को ट्रांसजेंडर मानता है वो है। दुआ देने का ठेका सिर्फ हमारा नहीं है। ये जो साड़ी पहन लिया है ट्रांसजेंडर, सिर्फ उसका ठेका नहीं है ये। दुआ हर कोई दे सकता है। आप मुझे दुआ नहीं देंगे, बिल्कुल, तो आपकी दुआ क्यों नहीं लगेगी मुझको? कि मेरी दुआ सिर्फ आपको लगेगी। हम दोनों को एक दूसरे को दुआ देना है, और ये कोई बिजनेस नहीं है। ये जो 11,000, 21,000, 51,000, 1,00,000, 1,000, 11,00,000, ये गलत है। हमें शिक्षा चाहिए। मेरे लोगों को शिक्षित कीजिए, उनको रोजगार दीजिए, उनको अस्पताल दे दीजिए। हमें आपके पैसे की जरूरत नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं, आप बार बार बात ये कह रहे हैं कि रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए, तो ऐसा नहीं लगता कि एक अलग जगानी होगी, अब एक क्रांति लानी होगी, और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत समाज से ही शुरुआत करनी पड़ेगी? जैसे आपने कहा ना कि सिर्फ साड़ी पहन लेने वाले लोग ही किन्नर समाज के लोग नहीं होते, तो कहीं ना कहीं ये जो एक चीज है, ये क्रांति पहले लानी पड़ेगी किन्नर समाज के अंदर, कि थोड़ा सा इस पे थोड़ा ध्यान देने की। अगर कोई ये माने कि सिर्फ साड़ी पहनने वाले किन्नर है, तो सबसे झूठा किन्नर तो मैं आपके सामने दिख रहा हूं। भारत सरकार आइडेंटिटी कार्ड इशू करता है हर ट्रांसजेंडर व्यक्ति को, ये उसका गरिमा का अधिकार है। दूसरी चीज ये हमारे लोगों को जो रोजगार देने की बात हो रही है, वो तब होगी जब शिक्षा के मंदिर खुलेंगे उनके लिए। अलग बात है, बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं होगा, और हम परिवर्तन नहीं कर सकते सर। हम बहुत डरे हुए लोग हैं। हमें तो एक सिपाही आता है, 4 लाठी मार देता है। बताइए, हमारे लोगों को सड़कों पे देखिए ना, स्टेशनों पर पुलिस लाठी मारती है, मर्दाना पुलिस लाठी मारती है, कभी जनाना पुलिस लाठी मारती है। कभी किसी महिला को पुरुष पुलिस लाठी मार सकती है? नहीं। कोई जनाना किसी पुरुष को मार सकती है? हमें हर कोई मारता है। तो हम कहां से परिवर्तन करेंगे? परिवर्तन तो सरकार में बैठे पढ़े लिखे अफसरों को और माननीय सरकार और संसद में बैठे हुए लोगों को करना है। मैं अगर संसद पहुंच जाता तो परिवर्तन होता। शुरुआत तो हो गई है आपकी ना? शुरुआत हुई है, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास किया। आने वाले दिनों में जो मैंने पहले ही बोला कि कानपुर से यात्रा निकाली है कल, हो सकता है 3 साल बाद, 2 साल बाद जो विधानसभा चुनाव हो, तब तक हम लोग सदन भी पहुंच जाए। नहीं, उसके लिए शुभकामनाएं मैं तो कहूंगा, और मैं खुद भी चाहूंगा कि मतलब इस समाज का उत्थान होना बहुत जरूरी है, पहचान बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पद्मश्री जैसा सम्मान ट्रांसजेंडर समुदाय से 2019 में पद्मश्री मिला, भरतनाट्यम नृत्यांगना है, नर्तकी है नटराज जी, उनको मिला, तो कहीं ना कहीं एक शुरुआत तो हुई है। सर, नीदरलैंड में प्रधानमंत्री बन गए ट्रांसजेंडर। अभी 10 दिन पहले की खबर है। बिल्कुल, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ट्रांसजेंडर समुदाय से। अब भारत में हम क्या मांग रहे हैं? हम कह रहे हैं हमें तो 5 सीट दे दो। लेकिन ये एक्सेप्टेंस क्यों नहीं हो पा रहा? मतलब नीदरलैंड में अगर प्रधानमंत्री बन सकता है, तो यहाँ पे समाज में ये क्यों नहीं हो पा रहा? सर, मैं एक बात बोलता हूँ, हो सकता है शायद मैं जिस सरकार के साथ हूं उसके विरोध में दिखे, लेकिन ये नेचुरल बात कह रहा हूं मैं। पांडवों ने कौरवों से क्या मांगा? 5 का। कहा, 2 न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी अगर कुछ बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। जाओ रखो अपनी धरती तमाम, हम उसी में प्रेम से खाएंगे और परिजन पे असीना उठाएंगे। तो हम तो कह रहे हैं कि कुछ मत दीजिए, हमें 1% आरक्षण दे दीजिए। 543-45 सीटों में अगर 1% आरक्षण मिल गया लोकसभा में, तो हमारे कितने ट्रांसजेंडर लोग चले जाएंगे लोकसभा? 6 लोग। 243 राज्यसभा में से कितने चले जाएंगे? 3 लोग। यूपी की विधानसभा में कितने होंगे? 6 लोग। कहां कमी हो रही है?
1% नहीं दे सकती है सरकार। वो तो अगर पिछली सरकार होती, तो अगर मैं ये आपसे बात बोल रहा होता कि कांग्रेस की जब सरकार थी कि हमें 1% आरक्षण दे दो, तो इतने में ही जेल भेज देते वो हम। तो मैंने कहीं सुना भी था, आपने आपका एक बयान आया भी था हाँ, कि कांग्रेस सरकार ने सबसे ज्यादा मट्टी पलीत की है, इसीलिए कांग्रेस सरकार चली भी गई। उन्होंने वोट चोरी किया ना हमारा। कांग्रेस ने अगर सर्वे करा दिया होता तो कोई भी सरकार बनती तो वो हमें हमारे अधिकार देती, टिकट देती। और आज राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं कि वोट चोरी हो रही। देख, तो कांग्रेस में चोरी की हमारा वोट। सबसे बड़ा वोट चोर अगर कोई है तो कांग्रेस के लोग हैं। आदरणीय नेहरू जी बहुत अच्छे इंसान थे, पर क्या उनको कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति नहीं मिला था क्या? आदरणीय इंदिरा जी इतनी सशक्त लेडी थी, उनको कोई ट्रांसजेंडर नहीं मिला था। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारा वोट चोरी जो किया, किन्नर समाज का वोट चोरी किया, वो कांग्रेस ने किया और उसका भुगतान हम भुगत रहे हैं। तो चलिए अब आखिरी पड़ाव पे हैं, और सिर्फ एक सवाल कि अब आप दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, तो अब क्या प्रयास आपकी तरफ से होंगे? क्या आप चिट्ठी लिखेंगे प्रधानमंत्री जी को इस एक जो 1% आरक्षण जो मांग हो रही है उसके लिए, जो रोजगार की बात, स्वास्थ्य की, शिक्षा की बात हो रही है उसके लिए? सर, अब चिट्ठी एक प्रशासनिक कार्य है, वो हम लोग लिखते हैं और सरकारों तक वो पहुंच नहीं पाती। हो सकता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचते पहुंचते कहाँ वो कागज वो गायब हो जाता है। उन तक तो पहुंच जाता है, तो वो तो इतने दयालु हैं, वो करे देते, लेकिन वो कागज गायब कर दे रहा है। देखो, जैसे आपने एक बार उठाया था टॉयलेट के लिए, आपने टॉयलेट उठाया, तो उस बार आपको नहीं लगता कि इस बार भी कुछ ऐसा होना है? इस बार मैंने सोच लिया है, इस बार सरकार बनेगी, इस बार विधानसभा में ही बैठ जाऊंगा। क्या बात है? इस बार छोड़ने वाला नहीं, इस बार मैं विधानसभा में ही बैठ जाऊंगा। और जब तक विधानसभा के अंदर ये बात प्रस्ताव में नहीं आएगी, सरकारी कागजों पे नहीं आएगी कि ट्रांसजेंडर को, जैसे हम लोगों ने बिहार में 1% नौकरी में आरक्षण दिया, उसी तरीके से ट्रांसजेंडर्स को आने वाले स्टेट लोकल बॉडी में और अदर बॉडीज में 1% आरक्षण मिले, मैं उठूंगा नहीं। फिर उसके बाद चाहे सरकार मुझे रखे तो रखे और ना रखे तो ना रखे, जब तक अब प्राण है। अब है ही कौन पता नहीं। जब मैं चुनाव लड़ा तो कोई नहीं आया, जब शपथ लिया तो कोई नहीं आया, तो मृत्यु में कौन आएगा नहीं आएगा। तो मैं अपने लोगों के हक और आवाज के लिए ही कम से कम, चलिए किसी आने वाली पीढ़ी को, राजन सिंह को भले स्कूल से कॉलेज से निकाल दिया गया, आने वाली पीढ़ी को ना निकाला। नहीं, बिल्कुल राजन जी, इस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि समाज जो है अब थोड़ा सा इन चीजों को देखने का नजरिया जो है ट्रांसजेंडर समाज को, वो बदले। और जो कमियां हैं, हर समाज में कमियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर समाज में कमी है, हर जाति के जो मामले हैं उसमें कमियां हैं। समाज में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक जो चीज मैं चाहूंगा कि ट्रांसजेंडर समाज को समझने, उन्हें बराबरी का हक देने के लिए जो पहल है वो आप कर रहे हैं, और इस समाज को, जो नॉर्मल लोग अपने आप को नॉर्मल समझते हैं, उनको भी समझने की बहुत जरूरत है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए राजन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि हर पहचान एक कहानी है, हर पहचान एक कहानी है और हर कहानी बराबरी की तलाश में है। जी हाँ, इसी तरह की कुछ पहचान और उसकी कहानी है ट्रांसजेंडर समुदाय की, जो अपनी बराबरी के और अपनी पहचान, सम्मान की तलाश में है। और इस तलाश को कहीं ना कहीं वाजिब तरीके से रूप देने का काम हमारा और आपका है, क्योंकि समाज का ये तीसरा तबका संवैधानिक रूप से तो पहचान बना चुका है, लेकिन अभी भी इसके सम्मान को हम दिल से नहीं अपना पा रहे, इन्हें भी नहीं अपना पा रहे। तो ये समाज में हमें और आपको सोचना है कि इन सबके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और इन्हें अपनाकर, अपनत्व दिखाकर, इन्हें हित दृष्टि से दूर रखकर कहीं ना कहीं समाज को मजबूत ही हम कर सकेंगे। इसीलिए इसी उम्मीद के साथ कि कम से कम अब कुछ तस्वीर बदलेगी, और थर्ड जेंडर को, जिसको संविधान ने हक तो दे दिया है लेकिन उसे समाज नहीं अपना पा रहा, उसे हम और आप कोई ना कोई पहल करके अब अपने बराबरी का हक देने की कोशिश करेंगे, ताकि रोजगार की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें और कहीं ना कहीं उनके अधिकारों की बात करें, तो उनको भी अधिकार मिले, क्योंकि जीने का अधिकार सभी का है। इसी उम्मीद के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक देखते रहिए क्लियर कट मेरे साथ। नमस्कार।